एक बहुत बड़ी गलती है जो रिटेल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि मुझे मार्च के डेटा में यहाँ पे दिखा है। और ये इतनी बड़ी गलती है कि अगर खराब सिचुएशन मार्केट के अंदर आती है तो आधा से ज़्यादा मार्केट साफ हो जाएगा, आधा से ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भाग जाएंगे। कैसे भाग जाएंगे, क्या गलती है? अगर मार्च के महीने का हम डेटा देखते हैं कि नंबर ऑफ फोलियोज, मतलब ज्यादातर नए इन्वेस्टर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर रहे हैं, एक तरीके से इसको ऐसे समझ लेते हो तो सबसे ज्यादा जो फोलियो एडिशन हुआ है, सिर्फ मार्च की ही बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट हुआ है। मतलब नंबर ऑफ फोलियो जनरेट हुए हैं, मतलब नए अकाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन हुए हैं सेक्टोरल थीमेटिक फंड में। कितना? 0.86 मिलियन में आप समझ सकते हो, तो 0.86। और वहीं पे सेकंड जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोलियोज जनरेट हुए हैं, ओपन हुए हैं, वो स्मॉल कैप के अंदर हो जाता है। कितना? 0.36 एंड 0.82। कितना का अंतर आ जा रहा है? लगभग 2x से ज्यादा का अंतर आ जा रहा है। 50 पॉइंट्स का अंतर हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब इतना ज्यादा फर्स्ट और सेकंड में गैप है, और वो भी सेक्टोरल फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स के अंदर गैप है। कितना ज्यादा लोग सेक्टोरल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेक्टोरल फंड के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट जाने की रीजन क्या हो जाती है? रीजन ये हो जाती है कि सेक्टोरल फंड्स में जिस भी टाइम पे देखोगे कोई ना कोई एक सेक्टोरल फंड आपको दिखेगा जिसने पिछले एक साल में 70%, 80%, कभी कभी 100%, 50% से ज्यादा तो हमेशा ही कोई ना कोई एक सेक्टर का दिखेगा स्कीम। कभी इंफ्रा दिखेगा, कभी कमोडिटी दिखेगा, कभी टेक दिखेगा, कभी फार्मा दिखेगा, कभी कोई दिखेगा, लेकिन कोई ना कोई एक स्कीम दिखेगा। और जब जो स्कीम दिखता रहता है कि पास्ट में इसने एक साल में इतने बढ़िया तगड़ा रिटर्न दे दिया, इन्वेस्टर उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। जो मूर्ख इन्वेस्टर होते हैं, रिटेलर्स, एक तरीके से कह सकते हो ज्यादातर मूर्ख ही होते हैं, और वो जब उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं अगले एक साल में वो रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि सेक्टोरल है, साइक्लिकल है। ये तो समझने की चीज है कि पीछे एक साल में अगर इतना तगड़ा रिटर्न दे दिया तो मतलब उसका साइकिल अब एंड पे है। और ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो सेक्टोरल फंड के अंदर साइकिल के एंड पे ही इंटर करते हैं, और फिर लंबे समय तक उनका पैसा बनता नहीं। अब यहाँ पे समझने की चीज ये है कि हर टाइम पीरियड में कोई ना कोई एक थीमेटिक या सेक्टोरल फंड होगा। ऐसा एक ही थीमेटिक फंड हमेशा नहीं रहेगा। हर टाइम पीरियड में, मतलब हर 6 महीने, 3 महीने या कभी कभी एक साल पे चेंज होते रहेंगे फंड, जो उन्होंने पिछले एक साल में इतने तगड़े रिटर्न दिए हैं, जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं उसके अंदर। लेकिन जब जो दिखेगा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट चला जाता है और लोग लंबे समय तक पैसे नहीं बना पाते हैं। सबसे ज्यादा सेक्टोरल फंड में, देन स्मॉल कैप में, देन मिड कैप में, देन फ्लेक्सी कैप में, ईएलएसएस, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, डिविडेंड, वैल्यू कॉन्ट्रा, देन डिविडेंड, देन फोकस्ड। ये ठीक है, ये तो बढ़िया है कि सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में गया, फिर म्यूचुअल मिड कैप में, फिर फ्लेक्सी कैप में, ये सब ठीक है। लेकिन जो सेक्टोरल थीमेटिक फंड है इसके अंदर सबसे ज्यादा नहीं होना चाहिए था, और इतना ज्यादा डिफरेंस गैप क्रिएट नहीं होना चाहिए था। टोटल नंबर ऑफ फोलियोज देखते हैं तो वहां पे भी हमें देखने को मिलता है कि स्मॉल कैप के अंदर सबसे ज्यादा है, लेकिन सेकंड में सबसे ज्यादा है वो सेक्टोरल थीमेटिक फंड में के अंदर है। अब इतने ज्यादा लोग जो सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इतने सारे लोगों ने एनालिसिस की होगी? इतने सारे लोग सेक्टर्स की समझ रखते हैं कि कब किस सेक्टर के अंदर इन करना है, कब किस सेक्टर से एग्जिट करना है? नहीं, उन्होंने बस पास्ट रिटर्न देखे और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। कमेंट्स में भी काफी सारे लोग इसी तरीके का कमेंट करते रहते हैं कि आज मैंने इस सेक्टोरल फंड में डाल दिया, आज उस सेक्टर में डाल दिया, आज इस सेक्टोरल फंड के अंदर डालने की सोच रहा हूं। भाई, रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट फंड्स डाइवर्सिफाइड फंड्स हो जाते हैं। लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करना है, अगर कम समय के लिए करना है लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप के अंदर, थोड़ा सा ज्यादा समय मिड कैप और लॉन्ग टर्म तो स्मॉल कैप, बस बात खत्म हो जाता है। सेक्टोरल फंड्स को पकड़ने की जरूरत ही नहीं हो जाती है जब तक कि आप अच्छे से उस सेक्टर के अंदर रिसर्च एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट ना करो, एंट्री एग्जिट पॉइंट देख के इन्वेस्टमेंट ना करो। आज इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर भी काफी सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तगड़ी रैली दे रही है, लेकिन जब उसकी जो साइकिल है, रैली है, पीक पे पहुंचोगी, 90% रिटेल इन्वेस्टर को समझ में नहीं आएगा कि अब पीक आ चुका है, अब इसका साइकिल खत्म होने वाला है, और कोई एग्जिट नहीं करेगा वहां से। अगर यही हम डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर यहां भी बैठा हुआ है, उसको भी समझ है कि कौन सा सेक्टर कब अच्छा परफॉर्म करेगा, तो वो उस सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकता है। और जब उसे समझ में आए कि अब यहां से एग्जिट करना चाहिए तो वो सेक्टर रोटेशन भी कर लेगा डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर। लेकिन सेक्टोरल फंड के अंदर तो ये सब होता नहीं है, वो एक ही सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट जाएगी आपकी, और सब कुछ आपको खुद से करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, जो कि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर नहीं समझते हैं,
और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर, ये जो न्यूज़ आती है ना, जो रिपोर्ट आती है कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर हैं वो 2 साल के अंदर अंदर अपना पोर्टफोलियो विड्रॉ कर लेते हैं, उसका रीज़न यही होता है। अब देख रहे हो कि इतने सारे लोग सेक्टरल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब पीछे 1 साल का रिटर्न देख के इन्वेस्ट किया, अगले 1 साल में वैसा रिटर्न मिला नहीं, एग्जिट करके निकल गए मार्केट से। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर तो यही कर रहे हैं यहाँ पे। डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, बढ़िया रिटर्न बनेंगे। और ऐसा नहीं कि सेक्टरल फंड के अंदर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिल जाता है, नहीं मिलता है, मिलता उतना ही है, इवन स्मॉल कैप से कम ही मिलेगा लॉन्ग टर्म में। फिर भी पता नहीं लोग 1 साल का रिटर्न देखकर इतने ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता और खुद का ही नुकसान करते हैं। तो अगर आप लोग ऐसी गलती कर रहे हो, अगर आपने इन्वेस्ट कर भी रखा है सेक्टरल फंड के अंदर लेकिन आपको समझ नहीं है कि कब एंट्री कब एग्जिट करना है, क्लियर है, एनालिसिस नहीं कर सकते सेक्टर का, तो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर पैसा डालो और खुश रहो, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। मतलब एक्सपेंस रेशियो जब दे ही रहे हो तो ऐसे फंड में इन्वेस्ट करो ना कि जहाँ पे फंड मैनेजर सब कुछ आपके लिए कर देगा। सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करें ताकि लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहे और अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाए। ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें कि 2 साल में आपका भी पोर्टफोलियो एग्जिट करके आपको भागना पड़े। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना।